सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले आपने देखें सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं, शुरू से लेके एंड तक मुझे बताएं कि जब आपका ब्लड आप डोनर से निकाल रहे हैं तब आपने क्या करना है, फिर उसको जो स्टोर करना है तब आपने क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, उसको सेपरेट करना है, उसका टेम्परेचर सारा मेंटेन करना है, फिर आपने जब तक उसको रेसिपेंट तक पहुंचाना है तब तक आपने क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। ये सारे सेफ्टी मेजर्स में आ जाता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा मिसमैच ब्लड हो गया, ये आपकी ड्यूटी है कि आपने अच्छा ब्लड मतलब साफ़ सुथरा और बिल्कुल एक्सपायर नहीं होना चाहिए ब्लड, वो आपने पेशेंट तक पहुंचाना है, क्योंकि आप उसकी लाइफ सेविंग मेजर कर रहे हो और उसमें आपका बहुत ज़्यादा रोल है और दिस इज़ लाइफ सेविंग थिंग जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है। इस वजह से सेफ्टी मेजर्स इज़ वेरी मच इसेंशियल फॉर यू। तो वो कहते हैं सबसे पहले आपने पेशेंट जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है अलॉन्ग विद द हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, कि मैं जिस पर्सन से जिस पेशेंट को जो है वो दे रहा हूँ, क्या वो पर्सन जो है वही है, किसी और को तो नहीं जाके लगा देगा ना। ठीक है, केयरफुल आपने सारा रखना है, केयरलेसनेस नहीं करनी यहाँ पे। कंपैरिजन ऑफ द नेम ऑफ पेशेंट एंड ब्लड ग्रुप रिटर्न ऑन द ब्लड बैग विद द स्लिप प्रोवाइडेड विद द ब्लड बैंक। आपका जो ब्लड बैग है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो है ना ओ पॉजिटिव है। ठीक है, ये ओ पॉजिटिव ब्लड है, और जो पेशेंट है उसके बेड के ऊपर भी उसका नाम के ऊपर लिखा होगा कि ये फॉर एग्जांपल ओ पॉजिटिव है, तो मैंने ओ पॉजिटिव का ओ पॉजिटिव को ही देना है। या ओ पॉजिटिव जो है वो किसको दे रहा है, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव, आपने उसके साथ मैच कर लेना है। चेकिंग ऑफ द ABO एंड RH ग्रुप कंपैटिबिलिटी, ABO कंपैटिबिलिटी भी चेक करनी है, पैक के ऊपर भी और पेशेंट के साथ भी RH की। फिर आपने देखना है कि जो बैग है मेरा वो कहीं से डैमेज तो नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ पे उसका जो है ना लीकेज का हिस्सा बना और यहाँ से ब्लड लीक हो रहा और अंदर इन्फेक्शन बैक्टीरिया चले गए हों। तो आपने पूरा बैग देखना है कि कहीं से डैमेज तो नहीं हुआ। अगर डैमेज है तो आपने उसको यूज़ नहीं करना और वापस ब्लड बैंक में भेज देना, ये ले पकड़े अपना बैग, ये तो फटा हुआ है नीचे से। ठीक है, उसके बाद जो है क्रॉस मैचिंग आपने मस्ट करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट का वाइटल्स चेक कर लेने हैं, उसके BP, पल्स, टेम्परेचर ट्रांसफ्यूजन से पहले कि वो स्टेबल हैं। फिर आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपने नोट कर देनी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड, कि मैंने कितना रेट से जो है उसको ब्लड दिया है। मोस्टली हम जो है 1 मिनट के अंदर 40 ड्रॉप सेट करते हैं और वो हम देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को सीवियर ब्लड लॉस है फिर हम उसका जो 40 ड्रॉप्स पर मिनट है इससे ज़्यादा रैपिडली देते हैं, तो वो भी आपने नीचे लिख देना है कि ये मैंने ब्लड दिया है इस पेशेंट को इतने रेट के साथ दिया है। उसके बाद आपने जो है नोट्स जो हैं उनको मेंशन करना है कि इसके वाइटल्स इतने थे, ब्लड बैग नंबर ये था, डेट और टाइम लिख देना है, मैंने इस टाइम दिया है, ये डेट है, और कोई रिएक्शन हुआ है तो वो लिख देना है। अगर आपको कोई रिएक्शन फ़ील होता है तो आपने जल्दी से उसको स्टॉप कर देना है और 15 मिनट तक उसको ऑब्ज़र्व करना है। और इमरजेंसी मेडिसिन आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर रिएक्शन आपको फ़ील होता है, आपने जल्दी से वो मेडिसिन देनी है। इसके अलावा ये तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने स्क्रीनिंग ज़रूर करनी है डोनर की फॉर दीज इन्फेक्शंस। ठीक है, और ब्लड डोनर शुड बी फिट, जो हमारा बेचारा डोनर है उसका भी ख्याल रखना है। तो ये सेफ्टी मेजर्स हैं कि आपने किस तरह से ब्लड बैग को देखना है, कहीं से फटा तो नहीं हुआ, नोट करना है, उसको क्रॉस मैच करना है और उस पेशेंट को ही देना है, किसी और को नहीं देना। उसकी जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड को कंट्रोल करना है, नोट्स बनाने हैं, वाइटल्स देखने हैं, रिएक्शन है तो स्टॉप करना है, इमरजेंसी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, स्क्रीनिंग करनी है फॉर द इन्फेक्शंस, और ब्लड डोनर का भी फिट होना चाहिए। दैन कॉम्प्लिकेशंस, ये आपका UQ है कि व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस। स्वेरिटी में ये जो है वो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें क्या क्या है इनको हम आके जो डिटेल से देखेंगे। एक्यूट हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, एक्यूट इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, डिलेड इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है, नॉन इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शंस हो सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, फेब्राइल रिएक्शंस हो सकते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B वायरस,
HIV, मलेरिया, सिफिलिस, ये आपने याद रखने हैं कौन से इन्फेक्शंस होते हैं। स्टोरेज कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा कि ब्लड को स्टोर किया हुआ है तो बहुत सी चीज़ें कम हो जाती हैं, लाइक ATP कम हो जाता है। इसके अलावा जो है वो पोटेशियम, कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है, लैक्टिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। तो क्या होगा, पेशेंट को हाइपरकैलेमिया, सिट्रेट टॉक्सिसिटी हो सकती है विच कैन रिजल्ट इन हाइपोकैलेमिया, कैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, हाइपोथर्मिया हो सकता है, हाइपर एमोनिया हो सकता है, कोगुलोपैथी हो सकती है, ओवरलोड हो सकता है, हमने अगर बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, एयर एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ एक्यूट इम्यून हेमोलिटिक रिएक्शन, ये भी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है। दिस इज द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। ये कब होगा, जब ऑब्वियसली डोनर का ब्लड और रेसिपिएंट का ब्लड मैच नहीं कर रहा, पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई हैं, डोनर ने अपना ब्लड दिया है, डोनर का RBC है, मिस मैच हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल B पॉजिटिव का पेशेंट था, उसके अंदर हमने A पॉजिटिव ब्लड लगा दिया, उसके पास A एंटीबॉडी थी, डोनर के पास A एंटीजन है क्योंकि वो A पॉजिटिव था। तो अब क्या होगा, पेशेंट की एंटीबॉडीज़ अटैक करेंगी ट्रांसफ्यूज्ड RBCs को, ये RBCs टूटना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें से RBCs टूटेंगे तो हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलेंगे बाहर। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, ये मिनट्स के अंदर रिएक्शन होता है, इस वजह से इसको एक्यूट कहते हैं, एक्यूट हेमोलिटिक रिएक्शन। तो पेशेंट के अंदर क्या फीचर्स आना शुरू हो जाएंगे, आपने नोट करने हैं, चिल्स, फीवर, राइगर, चेस्ट टाइटनेस, इन्फ्यूजन साइड पेन, लंबर पेन, डिस्निया, हाइपोटेंशन, हीमोग्लोबिन यूरिया आना शुरू हो जाएगा, उसका रेड यूरिन हो जाएगा। अगर बहुत सीवियर रिएक्शन है तो कोगुलोपैथी और शॉक और रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकता है। अगर अनकॉन्शियस या एनेस्थीसिया वाला पेशेंट है, उसको हाइपोटेंशन हो सकती है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू DIC। तो इस केस में आप करोगे क्या, देखते रहोगे बैठ के, अच्छा रिएक्शन हो रहा है, होने दो, अब मैं क्या करूँ, मैंने क्या कर दिया, मिसमैच कर दिया? नहीं, ये करोगे। ये आपका UQ है कि व्हाट विल यू डू अगर हो जाता है। पहले तो आपने नहीं करना, अगर हो गया तो फिर क्या करना है, जल्दी से उसको स्टॉप करना है, इमीडिएटली स्टॉप। हॉस्पिटल ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड कि ये देखें मैंने ये हरकत कर दिया है या ये हो गया, मेरे से गलती हो गई है, उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, फिर आपने उसका क्या करना है, वाइटल्स उसके मेंटेन करने हैं, करेक्ट करने हैं, उसके BP, उसके कोगुलोपैथी ठीक करनी है। ठीक है, और उसका यूरिन आउटपुट मेंटेन करना है, तो उसके वाइटल्स में मेंटेन करने हैं, कोगुलोपैथी और यूरिन फ्लो, ये सारा होता है मैनेजमेंट में। फिर होता है डिलेड हीमोलिटिक रिएक्शन, ये आपके नाम से पता चल रहा है थोड़ा लेट होता है, कि बॉडी जो है वो स्लोली अटैक करती है एंटीजन्स ऑफ द ट्रांसफ्यूज्ड RBCs, डेज़ और वीक्स के बाद होता है ये तकरीबन। और ये IgG एंटीबॉडीज़ की वजह से होता है, कि पहले बॉडी में IgM एंटीबॉडीज़ बन रही थी, अब थोड़ी देर बाद IgG आई और उन्होंने अटैक